हेलो गाइस, माय नेम इज़ कुलदीप और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ईआरपी स्कूल में। हम आज इंटरव्यू क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अटेंड करेंगे, जिसमें आपके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था उसी तरीके से हम इस बार भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि सारे इंटरव्यू क्वेश्चन पर हमने पूरे एक्सप्लेन करके उनको समझा था और किस किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। और अगर आपके मन में कोई भी किसी तरीके का डाउट हुआ करे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टर्म प्लान डिलीवरी एंड जीआर प्रोसेसिंग टाइम। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आपको सिंगल सिंगल वर्ड में भी पूछा जाए कि प्लान डिलीवरी टाइम के बारे में पूछा जाए सिर्फ, या जीआर प्रोसेस टाइम के बारे में पूछा जाए। तब दोनों को जैसे पूछा जाएगा आप उस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ क्या करनी है या किन चीज़ों पे फोकस रहना चाहिए बोलते समय, वो वर्ड इस समय वो नोटिस करने हैं। जैसे कि आपके इसमें आपके आंसर में आपके मेंशन है, जैसे प्लान डिलीवरी टाइम मीन्स नंबर ऑफ कैलेंडर डेज। तो आप कैलेंडर डेज पर ज़्यादा फोकस रखिए, कैलेंडर डेज, क्योंकि जो हम कैलेंडर मेंशन करके चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर 5 डेज वर्किंग के लिए लेके चल रहे हैं या 6 डेज वर्किंग के लिए जो कैलेंडर डेज सिलेक्ट करके चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो पूरा प्लान डिलीवरी टाइम जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग पूरा वर्क करता है। अब आपको ये तो डिफाइन पता रहना चाहिए कि प्लान डिलीवरी टाइम एक्चुअल में रहता क्या है। प्लान डिलीवरी टाइम वो टाइम होता है जब हम परचेज ऑर्डर किसी वेंडर को देते हैं और वेंडर हमें कितना टाइम उसको डिलीवर करने में लेगा। तो वो परचेज ऑर्डर आपका बनाने से लेके परचेज ऑर्डर देने से लेके और आपका गुड्स रिसीव होने तक का जो पूरा टाइम होगा वो आपका प्लान डिलीवरी टाइम होता है। ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपके कैलेंडर डेज क्या है, 5 डेज वर्किंग है, 6 डेज वर्किंग है, तो उसी हिसाब से आपके वो दिन पूरे उसके सेलेक्ट होंगे कि वर्किंग डेज एक तरीके से काउंट होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही जीआर प्रोसेस टाइम होता है। जीआर प्रोसेस टाइम क्या होता है कि जब जीआर आपका हुआ, मतलब गुड्स रिसीव हुआ, गुड्स रिसीव होने के बाद उसको इंस्पेक्शन करने के बाद जब हम उसको स्टोर में प्लेस्ड कर देंगे तो उस प्लेस्ड करने में जितना टाइम लगता है उसको हम जीआर प्रोसेस टाइम बोलते हैं। ठीक है। इंस्पेक्शन करके प्लेस्ड कर दिया, दैट इज जीआर प्रोसेस टाइम। तो 1 दिन 2 दिन इसका प्रोसेस लगभग लगता है। और ये आपका प्लान डिलीवरी टाइप का 10 दिन 12 दिन 15 दिन इतना नॉर्मल डेज हैं ये, मतलब इतने दिन इसके लगते ही लगते हैं जीआर के लिए, ओ सॉरी, प्लान डिलीवरी टाइम के 10 से 12 15 दिन, और जीआर के लिए 1 दिन 2 दिन ये सफिशिएंट रहते हैं। बाकी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि कितना वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है। हो सकता है अगर मटेरियल कम है तो आधे दिन में ही काम हो जाता है, लेकिन वो काउंट उस तरीके से पूरा ही दिन होता है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज परचेज रिक्विजिशन एज रिलेटेड एसएपी, मेंशन द डॉक्यूमेंट दैट आर यूज्ड इन परचेज रिक्विजिशन। तो मतलब परचेज रिक्विजिशन क्या है और कहाँ कहाँ यूज हो जाता है इसका। तो परचेज रिक्विजिशन इज एसएपी डिटर्मिनेशन फॉर बोथ, मतलब स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम्स, जो आपके स्टॉक भी बनाने के लिए हैं और ऐसी भी चीज़ें जो जैसे आपके उसमें भी यूज़ होती हैं। आपके सपोज A4 साइज पेपर वगैरह यूज़ हो रहे हैं, तो वो सारी आइटम्स जो होती हैं, स्टेशनरी आइटम्स जो यूज़ हो रही हैं, और भी बहुत सारी आइटम जो वहाँ पर यूज़ हो रही हैं कंपनी में, तो वो हर चीज़ का एक परचेज रिक्विजिशन बनाना, स्टॉक आइटम नॉन स्टॉक आइटम वो सारी चीज़ होगा, तो वो सारा परचेज डिपार्टमेंट का काम रहता है। ठीक है। मतलब परचेज रिक्विजिशन ये पूरा बना के रखना, स्टॉक आइटम का और नॉन स्टॉक आइटम का। एंड इट कैन बी डन आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। अभी ऑटोमेटिकली जिस तरीके से आप देखते हैं कि एमआरपी के थ्रू भी हम इस चीज़ को रन करा सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो द डॉक्यूमेंट, जिन जिन डॉक्यूमेंट के पीआर का यूज़ होता है, मतलब जिन जिन रेफ़र करके हम बना सकते हैं, जैसे पीओ पीआर से रेफ़र करके हम बना लेते हैं, आउटलाइन एग्रीमेंट हम रेफ़र कर बना सकते हैं।
RFQ में रेफर करके बना सकते हैं। तो PR को रेफर करके मतलब PR उसी रेफरेंस से हम जो उसकी रिक्वेस्ट है आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो परचेज रिक्विजिशन क्या होती है और परचेज रिक्विजिशन कहाँ कहाँ हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ कंसाइनमेंट स्टॉक्स आर क्रिएटेड। मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं ये जो ज़रूरी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके मटेरियल मास्टर जो मेंटेन होता है उसमें प्रोक्यूरमेंट टाइप में आपका कंसाइनमेंट सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसका इन्फो रिकॉर्ड बना होना ज़रूरी है। इन्फो रिकॉर्ड जब बनाएंगे तो वो कंसाइनमेंट के लिए बनाना वो ज़रूरी है। तो इनको इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन होना ज़रूरी है और मटेरियल मास्टर में प्रोक्यूरमेंट टाइप में इन्फो कंसाइनमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका परचेज ऑर्डर बनाते हैं या PR बनाते हैं या कोई भी परचेज डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड कोई बनाएंगे तो वहाँ पर हम आइटम कैटेगरी के मेंशन करके चलेंगे। ठीक है, अब के का रोल क्या रहता है कि जब हम आइटम कैटेगरी के मेंशन करके चलते हैं तो वहाँ पर जो गुड्स इशू पोस्टेड होता है कंसाइनमेंट में, मतलब गुड्स इशू पोस्टेड होता है कंसाइनमेंट में, जो हम 351 मूवमेंट टाइप से हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें इनवॉइस रिसिप्ट जिसमें जनरेट नहीं होती है, इनवॉइस रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है, इसलिए इसमें मीगो सॉरी मायरो नहीं होता, MRK होता है, दैट इज सेटलमेंट। मतलब सेटलमेंट होता है इसमें। और जब आप इसमें PO बना रहे होते हो तो आप इस चीज़ का भी नोटिस करेंगे कि वहाँ पर कोई प्राइस उसका मेंशन नहीं किया जाता। वो प्राइस हम किस में इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन करके चलते हैं। तो जब सेटलमेंट होता है तो वो सारा प्राइस यहीं से मैं उठा पिकअप करता है। ठीक है, इन्फो रिकॉर्ड से पिकअप करता है कि उसका सेटलमेंट का प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनानी इसके बैकग्राउंड में ज़रूरी होती हैं कि जब भी हम कंसाइनमेंट स्टॉक उसका क्रिएट करके चलते हैं। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP क्या होता है। अगर आप में से ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर MRP पे, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि MRP क्या होता है। ठीक है, जब आप इसका आंसर कर देते हो तब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जनरेट होने शुरू होंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से कर सकते हो। इट इज़ द मॉड्यूल इन SAP एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। It is a type of planning tool to help production and procurement planner to create feasible and realistic plans, which helps to quickly initiate procurement and production process। ठीक है, मतलब पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोक्यूरमेंट में आप बहुत इजीली इसके थ्रू आप रन कर पाते हो। और वो किसके थ्रू किया जाता है, प्लानर के थ्रू किया जाता है। प्रोक्यूरमेंट प्लानर या प्रोडक्शन प्लानर होते हैं जिसको हम वहाँ पर क्या बोलते हैं बताइए आप लोग। हम उसको वहाँ पर बोलते हैं कंट्रोलर। ठीक है, MRP कंट्रोलर। तो MRP कंट्रोलर के थ्रू ये पूरा चीज़ें मेंटेन की जाती हैं और उसके पूरे कंट्रोल में रहती हैं कि वो पूरा देखता है किस चीज़ को कि MRP हमारी जो रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है वो रिक्वायरमेंट जो जनरेट हुई है वो फीजिबल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करना, उसको रिलीज़ कराना और फिर उसका मीगो कराना, ये सारी चीज़ें उसके पूरे उसमें रहती हैं, लुक आफ्टर करता रहता है, जो MRP कंट्रोलर के उसमें रहती हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देन एक्सप्लेन व्हाट इज CVP। यहाँ पे मैं और बता दूँ, आपके दिमाग में शायद और भी क्वेश्चन यहाँ चल सकते हैं। जैसे MRP आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिमांड पे डिपेंड करती है। तो डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है, फिर ये आगे क्वेश्चन उठने लगेंगे। तो आपको इन सभी के बारे में जैसे जैसे आप आंसर करते जाते हो, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ भी वर्ड यूज़ किया है तो आपको पूरा स्पेसिफाई होना चाहिए फिर डायरेक्ट में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है। जैसे डायरेक्ट में सेल्स ऑर्डर, ठीक है, और इनडायरेक्ट में आपका स्टॉक अवेलेबल, ये सारे इस तरीके से वो आते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप बोलिए, नहीं तो आप यहाँ से
ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका फिर अगर सीबीपी, क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट वाले के लिए एमआरपी के बाद तुरंत ये क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन व्हाट इज सीबीपी, ठीक है। तो सीबीपी क्या होता है? सीबीपी जो हम मेंटेन करते हैं, सीबीपी इज़ द पास्ट कंजप्शन वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब जो हम पूरी वैल्यू मेंटेन करते हैं वो हम पास्ट कंजप्शन वैल्यू को देखकर हम आगे की फोरकास्टिंग जो वैल्यूज़ होती हैं, जो मटेरियल मेंटेन करना होता है, उसको हम मेंटेन करते हैं पास्ट कंजप्शन बेस हिस्ट्री को के बिहाफ पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कंजप्शन वैल्यू द नेट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स इज कैलकुलेटेड। दिस ये लाइन आपकी सबसे ज़्यादा इसके लिए बेसिक है कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट कंजप्शन वैल्यू द नेट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके डिफरेंस पे की तरफ कि एमआरपी और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आपको जब भी फिर इसके बाद डिफरेंस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपसे एमआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन उठेगा तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ एमआरपी या व्हाट इज़ सीवीपी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन 99% कंडीशन में ये क्वेश्चन आने वाला ज़रूर है कि एमआरपी और सीवीपी में क्या डिफरेंस होता है। आपको एक सटीक लाइन में आंसर याद रखना है और फिर कुछ भी बोलने की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। सामने वाले बंदे पर जो आपका इफ़ेक्ट जाता है उसको यही सीधे यही जाता है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से पूरी नॉलेज है, ठीक है। आप सीधे सीधे ये चीज़ इतनी याद रखिए कि एमआरपी जो रन की जाती है, एमआरपी जो प्रिडिक्शन, जो एमआरपी की प्रिडिक्शन चलती है पूरी, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट की जो प्लानिंग चलती है वो किस बिहाफ पर चलती है? वो एसओपी के बिहाफ पर चलती है, ठीक है। सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, अभी हम इसकी ही बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग क्या होती है तो अभी मैं नेक्स्ट इसमें यही क्वेश्चन मैंने डाल भी दिया है कि मैं अलग से नहीं एक्सप्लेन करना हो, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करके आगे एक स्लाइड में मैंने ये क्वेश्चन डाल भी दिया है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग क्या है, ठीक। तो अभी यहाँ पे जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो आपको यही है कि मटेरियल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, कि इसमें एमआरपी इस पर बेस्ड रहती है और जो आपकी सीबीपी वो होती है, सीबीपी आपकी रहती है कंजप्शन बेस्ड हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है। सीबीपी यू हैव टू प्रिडिक्ट द मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डिमांड फॉर द मटेरियल, मतलब आपकी पास्ट कंजप्शन बेस्ड हिस्ट्री पर वो आपकी डिपेंड करती है सीबीपी, ठीक है। तो ये आपकी आप ये बोल सकते हो ये आपका सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग पर डिपेंड करती है और ये आपकी पास्ट कंजप्शन हिस्ट्री पर डिपेंड करती है। और एक आप चाहें तो वहाँ पर ये भी आंसर कर सकते हैं कि एमआरपी आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों डिमांड पर बेस्ड होती है और आपका सीवीपी सिर्फ इनडायरेक्ट डिमांड पर बेस होती है। फिर उसके बाद तुरंत आपके लिए जो क्वेश्चन जनरेट होकर आएगा वो यही होगा कि डायरेक्ट डिमांड क्या होती है और इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है, तो उनका आंसर आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आंसर कुछ आता है तो सिर्फ वो होगा कि एसओपी सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग क्या होती है। यहाँ से इस क्वेश्चन के बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे आपको ये पता होने चाहिए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जवाब के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन वो जनरेट होने लगता है। तो डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए और एसओपी से रिलेटेड आपका ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, ये है एसओपी के what is sales and operation planning. Sales and operation planning is a flexible forecasting and planning tool which sales production and other supply chain target can be set on the basis of historical existing and estimated future data, ठीक है। मतलब एग्जिस्टिंग और एस्टिमेटेड फ्यूचर डेटा पर हम इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। एक तरीके से इसकी प्लानिंग फोरकास्टिंग प्लानिंग ऑर्डर बिहाफ पर चलती है कि क्या हम ऑर्डर को एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ऑर्डर कितना आ सकता है, फ्यूचर का ऑर्डर कितना आ सकता है और उसका एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड प्लानिंग लेके चलते हैं और उसकी टॉलरेंस लिमिट के बिहाफ पर उसको पूरा मेंटेन करके चलना होता है कि उसका अगर कम ज़्यादा भी होता है तो हम उसकी टॉलरेंस लिमिट के बिहाफ पर उसको फीजिबल करा पाएँ। हमारे नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
अब आपका एक सिंगल क्वेश्चन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ आती हैं आपकी, तो आप वो सारी चीज़ें बता सकते हो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ों से इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले तो यही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ यूज टू मैनेज द इन्वेंट्री फॉर द गुड्स। ठीक। जो आपकी पूरी इन्वेंट्री को मैनेज करना है वही आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। अब इसमें किन कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, वो आपका वो रहते हैं, गुड्स रिसीव करना, गुड्स इशू करना, आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग, फिजिकल इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में की जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी इन्वेंट्री आपकी मैनेज्ड की जा सके। ठीक है, बहुत सारे उसमें मूवमेंट टाइप यूज़ होते हैं, रिजर्वेशन यूज़ होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मूवमेंट टाइप एंड मेंशन अ फ्यू स्टैंडर्ड मूवमेंट टाइप्स। तो मूवमेंट टाइप क्या है? मूवमेंट टाइप आर यूज्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द गुड्स मूवमेंट। ठीक है, तो मतलब गुड्स मूवमेंट का पर्पस क्या है, जैसे कि आपको पता है कि 101 किस लिए यूज़ होता है। मीगो जब हम करते हैं 101 मूवमेंट टाइप यूज़ होता है गुड्स रिसीव के लिए, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड में जाता है। ऐसे ही अगर 103 आप यूज़ कर रहे हो, वो किसके लिए यूज़ होता है कि गुड्स रिसीव कर रहे हैं और वो ब्लॉक ब्लॉक में रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 351 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो किसके लिए, गुड्स इशू कर रहे हैं 351। ठीक है, तो इसी तरीके से वन स्टोरेज लोकेशन टू अदर स्टोरेज लोकेशन अगर आप कर रहे हैं 311, 313, 315। ठीक है, वन स्टेप प्रोसीजर एंड टू स्टेप प्रोसीजर। 311 वन स्टेप प्रोसीजर है और 313 और 315 आपका टू स्टेप प्रोसीजर है, गुड्स इशू और गुड्स रिसीव। तो वो स्टोरेज लोकेशन है। अगर प्लान टू प्लान कर रहे हैं तो इसी तरीके से 301, 303 और 305 आप वन स्टेप प्रोसीजर और टू स्टेप प्रोसीजर इस तरीके से फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाट एमआरपी टाइप। एक्सप्लेन व्हाट एमआरपी टाइप। एमआरपी टाइप आपके कौन कौन से होते हैं, आपने देखे होंगे। एमआरपी टाइप आपका रीऑर्डर लेवल प्लानिंग, इसमें आपके दो रहते हैं। जैसे आपका एक वीएम रहता है, वीएम ऑटोमेटिक रीऑर्डर लेवल प्लानिंग होता है, और आपका वीवी होता है जो आपका मैनुअल रीऑर्डर लेवल प्लानिंग होता है। ऑटोमेटिक में आपका जो रीऑर्डर पॉइंट रहता है वो आपकी ऑटोमेटिकली कंजप्शन बेस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पिकअप होके आता है। आप वहाँ पर फोरकास्टिंग व्यू में आप पूरी कंजप्शन बेस हिस्ट्री मेंटेन करते हो, तब आपका ये मेंटेन होकर आता है रीऑर्डर पॉइंट ऑटोमेटिकली। और मैनुअल में आपको वही फोरकास्टिंग पूरी सॉरी रीऑर्डर पॉइंट वो कंजप्शन बेस्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैनुअली आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ऐसी फोरकास्टिंग प्लानिंग में आप वीवी वीवी क्या था फोरकास्टिंग प्लानिंग में आप इसके फोरकास्टिंग प्लानिंग के लिए आप कर सकते हैं, मतलब लास्ट टेन सपोज लास्ट 12 मंथ की आपको कंजप्शन बेस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 12 मंथ की आप कंजप्शन बेस हिस्ट्री में मेंटेन कर रहे हैं, मतलब पिछली 12 महीने के बिहाफ पर आप आने वाले आगे की 12 महीने की आप कर रहे हैं। सपोज आपके 12 महीने का पूरा डेटा पिछला है कि जनवरी में आपका इतना कंजप्शन हुआ था, फरवरी में इतना कंजप्शन हुआ था, मार्च में इतना कंजप्शन हुआ था, ऐसे ही इस तरीके से आपका दिसंबर तक का पूरा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन है। तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए नेक्स्ट पूरे ईयर के लिए आप उसको जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप मेंटेन कर सकते हो कि आपका इसी तरीके से आपका वो आगे भी मेंटेन रहेगा। इसी तरीके से आप सीजनल बिहाफ पर भी आप कर सकते हैं। अगर किसी का मतलब सीजनल बिहाफ है, जैसे अगर अ, सर्दियों का सीज़न चलता है तो अगर ऊनी कपड़े वगैरह के अगर ज़्यादा वो आ जाता है स्टॉक, तो उस हिसाब से फिर उनका स्टॉक बढ़ जाता है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो सीज़न के ब्याह पर कुछ ज़्यादा बिकने लगती हैं और कुछ कम बिकने लगती हैं जैसे ही सीज़न ख़त्म होने लगता है। ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक की हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक सर्दियों में कम बिकने लगती हैं और गर्मियों में उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से सीज़न के बिहाफ पर भी हम इसकी फोरकास्टिंग करके चलते हैं कि इनकी क्या रहेगी, मतलब इनकी सीज़न बिहाफ पर इनकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। टाइम फेस प्लानिंग में हमें एक पर्टिकुलर कैलेंडर डेज के अकॉर्डिंग ही हमें वो डिलीवरी करनी होती है कि
इसी पर्टिकुलर डिलीवरी में, और जितनी डिलीवरी उसकी फिक्स्ड है वही डिलीवरी वहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।